नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों बता दूं कि इस चैनल बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य आपका रिवीजन करवाना है, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए परीक्षा में कन्फ्यूजन होता है, सिली मिस्टेक करते हैं और असफलता हाथ लगती है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़ें, बार बार वीडियो के माध्यम से रिवीजन करें और आपको अपनी तैयारी में एक बेहतरी नज़र आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। प्राचीन भारत की इस श्रृंखला की अगली कड़ी में गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। यानी गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी के आसपास में था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ था। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराज रिधिराज की उपाधि धारण किया। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने किसे समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि दी गई या इसने धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया। कौन? हरिसेन ने। आगे है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। शाह चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, शपनक जो फलित ज्योतिष के विद्वान थे, अमर सिंह कोशकार, शंकु जो वास्तुकार थे, बेताल भट्ट, घट करपर, ब्राह्महीर जो खगोल विज्ञान के से संबंधित थे, एवं बर्रुचि जैसे विद्वान थे। यानी अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेतालभट्ट, घटकर्पर, ब्राह्महीर एवं बर्रुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सिंह सचिव वीरसेन शैव मतांबली थे, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त 415-454 ईस्वी में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय
का स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था और कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों ने आक्रमण शुरू किया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासन को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को ऊपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशीक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट और भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित किया जाता था और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। आगे है कि ग्राम समूहों की छोटी इकाई पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र जो कृषि करने योग्य भूमि होते थे, वास्तु जो वास करने योग्य भूमि होते थे, चारागाह भूमि जिसमें पशुओं के चारा योग्य भूमि होता था, सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सील भूमि, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो विष्णु मंदिर जो है तिगबा जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जिसने गुप्त काल में बना है। गुप्त काल में दूसरी मंदिर बना शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में भी गुप्तकालीन मंदिर है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है जो गुप्तकालीन है। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में है, ये मंदिर भी गुप्तकालीन है। भीतरगांव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। सिंचाई के लिए रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को जिष्टक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का गुप्तों ने जारी किया है। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। यानी गुप्तों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया और इन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। आगे है कि कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के रण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टिनी कही जाती थी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म का अनुयायी हुआ करता था तथा उन्होंने इसे राजधर्म भी बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़
जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान केवल 6 ही गुफा है, जिनमें गुफा संख्या 16-17 ही गुप्तकालीन है। कहता है अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16-17 गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16-17 जो है गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। आगे गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं जो है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल से में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया था। गुप्त काल में विष्णु शर्मा के लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और परीक्षा कारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। किसने? कौन? आर्यभट्ट। कौन से ग्रंथ लिखे? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका। और इस ग्रंथ में उसने सूर्य ग्रहण तथा एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बराहमिहिर की पुस्तक बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई है। बराहमिहिर ने पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा किया करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी बराहमिहिर की पुस्तक बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई है। बराहमिहिर ने पंच सिद्धांत बृहज्जातक में लघु जातक की रचना की है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक, ब्रह्मगुप्त यानी गुप्त युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे, जिसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकान्व ने पशु चिकित्सा पर हास्यार्वेद लिखा। गुप्त काल में पलकान्व ने पशु चिकित्सा पर हास्यार्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप की रचना गुप्त काल में हुई है। पुराणों के वर्तमान रूप की रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपयक कहा जाता था। यज्ञवाल्क, नारद और कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुई और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में हुआ। और आगे की बात करें तो गुप्त काल के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा हुआ मृच्छकटिकम
यानी मृच्छकटिकम लेखक शूद्रक है, या माटी का खिलौना जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम लेखक कालिदास हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा इसमें है। प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया। ऐसी दूसरी रचना भागवत गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा गया जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्तकाल की महत्वपूर्ण विशेषता है।